नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि बिहार में ओवैसी और मायावती का असर क्या होगा। दरअसल हम आपको बता दें कि पिछले दिनों मायावती ने बिहार में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिलों में, जो कि बिहार में पड़ता है, वहां जोरदार तरीके से चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। और दरअसल आपको कह दें कि जिस तरीके से मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार घटता जा रहा है, उससे मायावती चिंतित है। मायावती कैसे बीएसपी को राष्ट्रीय दर्जा बनाए रखना चाहती हैं, इसके लिए प्रयास करना चाहती हैं और इसलिए उन्होंने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। वो आरजेडी को सबक सिखाना चाहते हैं। उन्होंने पहले यह बयान दिया है कि आरजेडी ने जिस तरीके से उनके एमएलएस की चोरी की है, उसकी सजा आरजेडी को वो देना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या मायावती और असदुद्दीन ओवैसी वाकई इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि एक खबर इन दिनों ये भी चल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन से तालमेल करना चाहते हैं, महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। जी हां, और इसका प्रयास भी किया जा रहा है। क्या असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन अपना घटक दल बनाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आइए पहले बताते हैं आपको कि हमारे संवाददाता ने इस बारे में क्या बात की है। उसके बाद हम ले चलेंगे अपने मेहमानों के पास और शुरू करेंगे चर्चा कि आखिरकार बिहार के राजनीतिक माहौल को मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM किस तरीके से प्रभावित कर सकती है, किसको नुकसान, किसको ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। इस बारे में हम जिला दर जिला, सीट दर सीट आपको बताएंगे कि कहां नुकसान और फायदा किसको हो सकता है। पार्टी प्रेजेंटेशन देती है, एक दो तीन विधायक भी आपके जीत के आते हैं, लेकिन वो पाला बदल लेते हैं। ऐसा क्या कारण है कि पार्टी बांध के नहीं रख पाती है? देखिए, पीछे के समय में आप जब जाएंगे, 2005 में भी हमारे 5 विधायक जीते थे, किसी ने पाला नहीं बदला था। 2010 तक सभी थे। 1 और 2 उसके बाद जो जीतने लगे हैं, जब 2005 में 5 जीते थे, पांचों के पांचों पूरे 5 साल पार्टी के अंदर उन्होंने रहा। उसके बाद के समय में पार्टी में निश्चित रूप से कुछ, जैसे पिछले चुनाव में हमारे एक विधायक जीते चैनपुर से, और उन्होंने पार्टी के साथ ही नहीं, वहाँ के मतदाताओं के साथ भी गद्दारी की और तुरंत मंत्री बन गए। दूसरे लोगों ने बुलाया, मंत्री बन गए। तो जो विधायक होते हैं, उन्हें लगता है कि हमें कोई मंत्री बना रहा है, तुरंत चले जाते हैं। लोभ लालच जो है, जो न कराए, तो निश्चित रूप से वो चले गए। लेकिन अभी के समय में बहुजन समाज पार्टी इतनी जरूर मजबूत हुई है कि हमारे अगर कोई भी विधायक जीतेंगे, मैं दावे के साथ, भरोसा के साथ कहना चाहता हूँ कि एक भी विधायक इधर उधर नहीं जाएंगे और अपने बहुजन समाज के कल्याण के लिए बहुजन समाज पार्टी में रहकर काम करेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी, अगर आप अकेले लड़ते हैं तो? देखिए, हम और अगर आप किसी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तब कितनी सीटों की दावेदारी करेंगे? देखिए, अभी चूंकि गठबंधन का ये अभी हमारे पास साफ नहीं है। अभी हम अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पूरे 243 सीट पर अकेले लड़ने की तैयारी। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से 45 से 50 सीट पर लड़ने का प्रयास है। यही दावा AIMIM के तरफ से भी किया जा रहा है कि 50 से अधिक सीटों पर लड़ने की योजना है। AIMIM भी कंफ्यूज्ड है। वो महागठबंधन में तो रहना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ उसी तरीके से लड़ना चाहती है जैसे भाजपा के खिलाफ। तो दरअसल इन दावों में कितना दम है और जो कहा जा रहा है उसकी हकीकत क्या है, इस बात की चर्चा हम करते हैं और आपको हकीकत बताते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो मेहमान, जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ फैजान अहमद साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ रामबंधु वत्स जी भी जुड़े हैं। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रामबंधु वत्स जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा और मेरा सीधा सवाल आपसे होगा कि
ये बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से बिहार में नजर डाल रही है और असुद्दीन ओवैसी की नजर पहले से ही है, क्या आपको लगता है कि इस बार दोनों पार्टी कुछ भी सीट जीतने में कामयाब हो सकती हैं? अनम्यूट कर लीजिए। जी, बहुजन समाजवादी पार्टी के जीत को लेकर संदेह किया जा सकता है, क्योंकि वो दलित समाज के जिस रविदास समाज को बिहार में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें इस बार बहुत मारामारी है। इस बार कांग्रेस पार्टी भी का जो दलित डिस्कोर्स है, उसका मुख्य फोकस वही वोट बैंक पे है जो कि बिहार में बहुजन समाजवादी पार्टी का आधार है। और साथ ही साथ जो महागठबंधन में जो वामपंथी पार्टी है, खासकर सीपीआई-एमएल, तो उनका भी जो दलित जो जनाधार है वो यहीं पे है। तो बीएसपी को लेकर के थोड़ा संदेह है। और दूसरी बात है कि पिछली बार जब 2020 में जो चुनाव हुआ था, जिसमें जमा खां जीते थे बसपा के उम्मीदवार के रूप में चैनपुर से, तो उस समय बसपा अकेले चुनाव नहीं लड़ रही थी, बल्कि एक गठबंधन बना था और उसमें 4-5 पार्टियां थी। उसमें उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी शामिल थी। तो बसपा का दलित और उपेंद्र कुशवाहा का जो कोयरी कुशवाहा का जो वोट बैंक है, उसका एक कॉम्बिनेशन बना था, जिसका लाभ बसपा को एक सीट पे मिला था। भले ही और उपेंद्र कुशवाहा को जीत के रूप में वो कुछ सीट ये जीत नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक वोट बैंक पे एक हल्की पकड़ नहीं, हुई पर थी। आप हमको ये लेकिन बताइए, आप हमें ये बताइए, यूपी बॉर्डर से सटे जिले हैं बक्सर, कैमूर और रोहतास। इन जिलों में खास तौर पर बिहार के पश्चिमी हिस्से यानी यूपी बॉर्डर से सटे जिले बक्सर, कैमूर, रोहतास में बीएसपी का कितना प्रभाव है? बीएसपी का पूरा फोकस यहीं पर है। आपको बता दें, बीएसपी 243 सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि 18 मई को बसपा सुप्रीमो ने ऐलान किया और उन्होंने कहा कि 243 सीट पर हमारी नजर है, हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो हमारी जानकारी है, बॉर्डर से सटे जिले जो बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है, यहाँ पर परंपरागत दलित वोट पहले से मौजूद है और यहाँ की 25-30 सीटें बसपा के टारगेट पर है। क्या आपको लगता है कि बसपा यहाँ बेहतर कर सकती है? देखिए, बसपा का असर तो जरूर होगा, लेकिन वो जीत के रूप में नहीं होगा। मुझे लगता है कि उनकी पकड़ अभी उस तरीके से नहीं है। बसपा अपने पुराने दौर पे नहीं लौट पाई है और इस बार जो दलित वोट बैंक है, उनको लेकर के कांग्रेस भी बहुत मेहनत कर रही है और खासकर उन इलाकों में जो शाहाबाद का जो इलाका है, उस पे तो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई-एमएल का भी प्रभाव है। जी, मैं ये पूछना चाह आवाज रहा आ हूँ रही है मेरी? राम बंधु बस जी, अगर बिहार में जी। दलित की आबादी की बात करें तो 16% है, इसमें जाटव करीब 4.50% है, इसकी जी। चर्चा है। अब सवाल ये उठता है कि जी। उत्तर प्रदेश में जैसे जाटव वोट करता है, क्या बिहार में भी वो मायावती के तरफ वोट कर सकता है? उत्तर प्रदेश में मायावती का आधार वोट बैंक जाटव ही माना जाता है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में माना जाता है, लेकिन बिहार में भी उनकी पकड़ इसी जाटों या जो रविदास समाज का वोट बैंक यहाँ कहा जाता है, उन्हीं पे थी। लेकिन उसी रविदास समाज के वोट बैंक पे अब कांग्रेस भी फोकस कर रही है, सीपीआई-एमएल भी फोकस कर रही है। इसलिए वो 2005 वाले या 2005 के पूर्व जिस तरीके से वो विधानसभा चुनाव जीते थे, उस तरीके से वो नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अगर वो जितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, वो अपने पुराने जनमत की ओर जाने के लिए, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस को या महागठबंधन को ही वो चुनौती देंगे। बसपा का जो बसपा जो रविदास समाज के लिए जो प्रयास कर रही है, शाहाबाद के इलाकों में या यूपी के सटे इलाकों में, तो उससे महागठबंधन को ही चुनौती मिल रही है। लेकिन वो खुद सीटें निकाल पाएंगी, उसमें मुझे संदेह है। चलिए, आपको संदेह, हमारे साथ
वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद साहब भी हैं। मैं उनसे एक सवाल ये करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल कि चैनपुर से बसपा के सिंबल पर मोहम्मद जमा खान जीत करके आए, विधानसभा पहुंचे, अब वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं, मंत्री भी हैं। और कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से बसपा प्रत्याशी अंबिका प्रसाद त्रिकोणीय संघर्ष में आरजेडी प्रत्याशी से महज 189 वोट से हारे। तो ये बताता है कि बसपा की मजबूत पकड़ 2020 में भी थी। 2000 में बसपा 5 सीटें जीती थी। अब बसपा 2024 में 243 सीटों पर लड़ा रही है। तो इसकी वजह आपको क्या दिखाई पड़ती है? महज शो ऑफ है या बसपा को लगता है कि 243 सीटों पर लड़ा करके हम अपना आधार वोट बैंक बढ़ाएंगे, हम अपना जनाधार बढ़ाएंगे, हम मजबूत होंगे? और कितनी सीटें जीतने की गुंजाइश नजर आ रही है आपको? देखिए बहन मायावती जी, भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी चुनाव होता है तो वहां वो इलेक्शन लड़ना अपना बिल्कुल अधिकार समझती हैं। और उन्हें ये भी लगता है चुनाव से पहले तक कि दलित वोटों पर उनकी पूरी जबरदस्त पकड़ है पूरे देश में, और उनका कॉपीराइट बनता है उनके वोट पर। ये दोनों ही बातें गलत हैं। देखिए ठीक है, पिछले चुनाव में एक सीट वो चैनपुर जीते थे, वो जमा खां जो जेडीयू में चले गए, मंत्री बन गए। उसी तरह से पहले भी हुआ है कि चाहे वो बसपा के उम्मीदवार जीते हों या पिछली बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार उधर सीमांचल से जीते हों, उन्होंने जिस पार्टी से जीते थे वो पार्टी छोड़ी, वो चाहे जेडीयू में गए हो चाहे आरजेडी में गए। तो ये भी दिखाता है कि देखिए इनका कोई बहुत बड़ा मजबूत गढ़ नहीं है, उनका कोई बहुत मजबूत ग्राउंड नहीं बनता है। जो भी उम्मीदवार जीते, ये भी हो सकता है कि उम्मीदवार अपनी पहचान पर जीत गए हों, क्योंकि देखिए जो एमआईएम के जो उम्मीदवार जो जीते थे वो मोस्टली वो उम्मीदवार थे जो आरजेडी के थे। आरजेडी से उनको टिकट नहीं मिला था या जो भी वजह रही हो, वो एमआईएम के टिकट पर सिंबल पर इलेक्शन लड़े और जीते और फिर वापस आरजेडी में चले गए। तो देखिए ये पहले भी हुआ, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली मर्तबा हो रहा है। बाहर की जो भी पार्टियों के उम्मीदवार यहाँ खड़े होते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ है, उसके भी उम्मीदवार जीते हैं और दूसरी पार्टी में गए हैं। तो ये मतलब एक बना हुआ है, एक ट्रेडिशन जिसको कह लीजिए कि आप है कि ठीक है वो जीते। तो अब वो कह रहे हैं कि बहन जी कह रही है कि सभी सीटों पर लड़ गए। अरे जहां उनका गढ़ है, जहां उनकी पार्टी की पैदाइश हुई है, वहां उनका गढ़ ध्वस्त होता चला गया। अब उनकी उतनी पहुंच नहीं, उनकी पकड़ नहीं है। नहीं, पर मैं सेविंग के लिए वो यहाँ ऐसी बात पर मैं फैजान अहमद साहब, मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये बात ये है कि अगर आप 2024 के उपचुनाव पर भी ध्यान दें तो बसपा प्रत्याशी सतीश यादव इस सीट पर कई राउंड तक भाजपा प्रत्याशी से आगे चल रहे थे, अशोक सिंह पर बढ़त बनाए हुए थे, और फाइनल राउंड में जहां तक मुझे याद है लगभग 1360-70 वोट से वो चुनाव हारे। तो सवाल ये है कि 60,895 वोट पाने वाले, अगर आप बात करें सतीश यादव की, वो दूसरे नंबर पर रहे और इनकी वजह से राजद के अजीत सिंह तीसरे नंबर पर चले गए। वो 35,825 वोट मिला उनको। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को महज 6,513 वोट मिला। तो बसपा की मजबूत पकड़ इस सीट पर है, ये इस बात को दर्शाता है। अब चलिए 2024 के लोकसभा चुनाव की भी बात कर ले। थोड़ा सा डिफर कर पंकज जी, मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ। पंकज जी, मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ उसमें। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वहां बसपा की बहुत मजबूत पकड़ है या बहन जी की बहुत पहुंच है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद वो जो उम्मीदवार वहां जो खड़े हुए थे, उनकी अपनी वजह से उनको उतना वोट वहां मिला है। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर संजय भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय, आपका बहुत स्वागत है।
बसपा क्या 243 सीट पर लड़ने का जो दावा कर रही है और उसमें 25 से 30 सीट पर उसकी नजर है, मतलब एक वो बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनना चाहती है, किंग मेकर बनना चाहती है, जिसके साथ रहेंगे उसको उसकी सरकार बनेगी, नहीं रहेंगे सरकार नहीं बनेगी। इस भूमिका में बसपा तो चाहती है और इसीलिए जो यूपी से सटा हुआ जिला है उस पर विशेष नजर है। वो कैमूर हो, वो चाहे आप कह लीजिए बक्सर हो, इन सब जिलों में, रोहतास हो, इन सब जिलों में इनकी बड़ी भारी नजर है कि कैसे हम वहां पर ज्यादा से ज्यादा वोट से जीतें। अब 2024 में देख लीजिए, बसपा 37 सीट पर चुनाव लड़ी और 37 सीट में अगर आप देखिए तो बक्सर में इनके प्रत्याशी को 1,14,000 वोट मिला। अरुण कुमार जहानाबाद से लड़े, 86,380 वोट मिला। झंझारपुर में गुलाब यादव लड़े, 73,884 वोट मिला। बसपा में बसपा सासाराम में लड़ी, लगभग 46,000 वोट मिला। गोपालगंज में भी 29,000 वोट मिला। काराकाट में भी 23,000 वोट मिला। वैशाली में भी 21,000, वाल्मीकि नगर में भी 18,000। कुल मिलाकर कहें तो बसपा को लगभग 7.5 लाख वोट लोकसभा चुनाव में भी मिला। अब बसपा को ऐसा लगता है कि इन लोकसभा सीटों के भीतर 10 से 15 ऐसी सीटें हैं जिसको वो जीत सकती है और इसलिए वो जोर लगा रही है। और अगर 10 से 15 सीट इन लोकसभा के भीतर, जिसकी संख्या की मैंने बात की कि इतने वोट मिले हैं, ये बड़ी संख्या हो जाएगी और फिर ये जिधर जिसको समर्थन देंगे उसकी सरकार बन सकती है, बिगड़ सकती है। मतलब सत्ता में ये भागीदारी बनाने की कोशिश कर रही है बसपा। देखिए, वो जो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, वो रोहतास, बक्सर, कैमूर, सासाराम की बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस इलाके में रविदास समाज के लोग जो हैं उनकी संख्या अच्छी खासी और उनकी पहली प्राथमिकता होती है हाथी। वो अपनी मुहर पसंद करते हैं कि हाथी पर लगाएं, चूंकि वो बसपा का चुनाव चिन्ह है और मायावती उनके नेत्री हैं। मायावती उनको मानते हैं कि मायावती के नेतृत्व में ही हम अपना समर्थन जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं लगाया जाए कि बसपा का कोई ऐसी पकड़ है जिसकी वजह से वो चुनाव में किसी को जिता सकते हैं, चुनाव में किसी को हरा सकते हैं। जहां तक लोकसभा की बात आप बता रहे थे, वो सारे बागी उम्मीदवार जिनको कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से अपेक्षा थी, चाहे वो एनडीए से अपेक्षा थी या इंडिया गठबंधन से अपेक्षा थी। ये दोनों गठबंधन ने जब उनको नकारा तो बसपा ने कहा कि ठीक है, हमारी पार्टी के आप उम्मीदवार बन जाइए और आपकी जो अपनी क्षमता है उस क्षमता का प्रदर्शन कीजिए। और जो आप 80,000 और 70,000 और 60,000 ये जो वोट की बात कर रहे हैं, ये बसपा का वोट नहीं था, ये उनका वोट। अब उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जहानाबाद की चर्चा, अरुण कुमार, चूंकि वहां पर भूमिहार प्रत्याशी को न इंडिया ने उतारा न एनडीए ने उतारा, एक बगावत थी और उस बगावत का लाभ अरुण कुमार ने उठाया। टिकट तो किसी ने दिया नहीं, निर्दलीय ये लड़ना नहीं चाहते थे, तो पार्टी इनको मिली बसपा और ये हाथी लेकर के घूम गए। और जो रिएक्शनरी वोट था, जो इस बात को लेकर के नाराज था कि आखिर वो सीट जो ट्रेडिशनल सीट रहा है इस जाति का, यादव और भूमिहारों के बीच में आमने सामने की लड़ाई रही है, ये बार बार एनडीए आखिर क्यों चंदेश्वर चंद्रवंशी को उम्मीदवार बना करके इस को किनारे करना चाहती है। इस रिएक्शन का वो वोट था जिस वोट को आप काउंट कर रहे हैं। गुलाब यादव के साथ वही स्थिति थी। वो झंझारपुर के इलाके में गुलाब यादव को लगता था कि यादवों के बीच में हमारा प्रभाव है, हमें टिकट मिलनी चाहिए। टिकट नहीं मिला तो फिर लगा कि चलो किसी का पकड़ लेते हैं, और उन्होंने बसपा पकड़ लिया और फिर उससे, तो उसका ये मतलब नहीं। अब जहानाबाद लोकसभा में 6 विधानसभा है, मैं जहां तक समझता हूं कोई एक विधानसभा बता दें जहां बसपा का 10,000 वोट भी आ जाए, अगर उम्मीदवार उनके खड़े होंगे तो नहीं आ पाएगा। तो वो परिस्थितियां होती हैं और वो जो बागी उम्मीदवार होते हैं वो किसी का भी दामन थाम लेते हैं। वो बसपा का नहीं, किसी का दामन थाम लेंगे
तो उनका जो अपना बगावती वोट है, जिसको वो तरह तरीके से इमोशनल, सेंटिमेंटल, रिएक्शनरी जिसको कह लीजिए, वो उसको क्लब करते हैं और क्लब करके फिर वो वोट आपको दिखता है। फिर वो वोट स्वाभाविक है कि पार्टी का सिंबल होता है, पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, इसलिए वो वोट को काउंट किया जाता है पार्टी के हिस्से में। लेकिन ऐसा कुछ बसपा का जनाधार बिहार में नहीं है कि वो विधानसभा चुनाव में जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां बसपा अपना अपना उम्मीदवार दे देगी और इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन को ये इतना वोट काट लेगी जिस मार्जिन से या तो इंडिया हार जाएगी, गठबंधन हार जाएगी, या एनडीए गठबंधन हार जाएगी। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। पर एक बात तो है ना कि ये देखिए, अनिल चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं, प्रभारी हैं, और अनिल चौधरी को प्रभारी बना करके बसपा के बारे में कहा जा रहा है कि वो पीडीए के पिच पर बिहार में खेलना चाह रही है, मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। सवाल ये उठता है कि दलित में दो जाति, पासवान और मुसहर, जो वो तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के साथ हैं, तो ये रविदास समाज को लेकर के कहा जा रहा है महागठबंधन के वोटर हैं, तो फिर बसपा का वोटर कौन है? वो जाटव जो 4.50% है। और अगर मायावती अनिल चौधरी को प्रभारी बनाती हैं, ऐसा सीट का बंटवारा करती हैं जिसमें बहुत सारे पिछड़े, अति पिछड़े, मुसलमान, दलित, इन सबको खूब सीटें देती है, तो क्या इसका असर कुछ चुनाव में पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है राम बंदोबस्त जी? एक बात। दूसरी बात, हमें असुद्दीन ओवैसी को भी नहीं भूलना चाहिए। असुद्दीन ओवैसी की भी नजर 50 सीटों पर तो है। असुद्दीन ओवैसी क्या पिछले बार की तरह इस बार भी कोई बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं क्या? आपको लगता है कि सीमांचल में जैसे वो 5 सीट जीत गए थे, इस बार ज्यादा सीटें जीत सकते हैं क्योंकि 50 सीटों पर उनकी नजर है? तो असुद्दीन ओवैसी कितने बड़े फैक्टर हैं और बहुजन समाज पार्टी कितनी बड़ी फैक्टर है, ये जरा बताइए। जी, बहुजन समाजवादी पार्टी और ओवैसी में थोड़ा अंतर है। अभी जो फैजान सर या जो संजय सर बोल रहे थे, उसी बात, वो बिल्कुल सही बात है कि बसपा का अपना जनाधार जो बिहार में वो ढलान में है, जो रविदास समाज है, जैसे पासवान समाज चिराग पासवान के साथ है, रविदास समाज जो है उसमें उसमें अगर आप जनाधार की बात करते हैं तो वो सीपीआई एमएल की है, और उसी में कांग्रेस पार्टी भी अब मेहनत कर रही है, जो राजेश राम के जरिए हो या जो उनका दलित डिस्कोर्स हो। मुसहर जो समाज है वो, उसमें भी जो मगध के जो मुसहर समाज है वो तो निश्चित रूप से जीताराम मांझी के साथ हैं, और जो तिरहुत क्षेत्र के जो मुसहर समाज है उनमें मांझी जी का प्रभाव कम है, लिहाजा वहां से बीजेपी भी रत्नीय सदा या अलग अलग उम्मीदवारों के जरिए बाजी मार देती है। तो इस तरीके से अब दलित समाज में और रविदास समाज में बसपा के लिए बहुत ही कम स्पेस है। हाँ, वो अपने पुराने तेवर में जैसे 2000-2005 में जिस तरीके से उसको वोट प्रतिशत आता था या उम्मीदवार जीतते थे, उस तरीके से वो मेहनत कर रही है, लेकिन उनका जनाधार ढलान की ओर है। और पिछली बार 2020 में वो लोग एक गठबंधन में थे, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बना हुआ था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी थे। तो अब आप देख लीजिए कि ओवैसी का अपना एक जनाधार है, उनका मुस्लिम समाज में एक फेस वैल्यू है और उनमें एक मुस्लिम टच है, भले ही वो महागठबंधन अल्पसंख्यक समाज का पहला पसंदीदा गठबंधन होगा, उसके उम्मीदवार पहला पसंदीदा हो सकते हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए, लेकिन फिर भी ओवैसी समाज का अपना एक जनाधार है जो कि सीमांचल में कुछ न कुछ दिखेगा और कुछ न कुछ वो मुस्लिम समाज का वोट वो ले लेंगे। लेकिन बसपा वाली वो स्थिति नहीं है। जो बसपा या जो इस तरीके की जो छोटी पार्टियां होती हैं, अगर वो दमदार उम्मीदवारों का चयन कर लेते हैं तब वो सीटें निकाल भी सकते हैं या नहीं भी निकालें तो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकते हैं। एक उदाहरण के लिए, जब 2020 में देखिए कि जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी तो उनको सबसे अधिक सीटें कहाँ आई थी, तो गोह में आई थी, जहां पे डॉक्टर रणविजय कुमार चुनाव लड़े थे और 44,000 वोट लाए थे। अगर आप रणविजय कुमार और उपेंद्र कुशवाहा कि अगर आप जातिगत समीकरण की बात करें तो उनमें अंतर है। तो ऐसा नहीं है कि गो में उपेंद्र कुशवाहा के कारण उनको वोट आ गया, और गो का जो प्रदर्शन रहा वो, चूंकि वो भूमिहार समाज का वोट डॉक्टर रणविजय कुमार ने काट लिया, इसलिए वो एनडीए के लिए हानिकारक हो गया। तो इस तरीके से
बसपा अगर कोई दमदार उम्मीदवार उतारती है तो शायद वो वोट काट ले, लेकिन ऐसे ऐसे अगर वो रविदास समाज का वोट काटती भी है तो इससे महागठबंधन को हानि होगा। लेकिन इससे ठीक विपरीत सीमांचल में ओवैसी साहब का अपना एक फेस वैल्यू है। मुस्लिम समाज में एक छवि है जो कि कमी नहीं है। भले ही उन पे बीजेपी के बी टीम होने का आरोप लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी छवि जो सीमांचल में है उसमें उतार चढ़ाव होते हुए भी कुछ न कुछ वो जनमत मुस्लिम समाज का ले ही लेंगे अपने पक्ष में। ऐसे में अगर वो दलितों का या किसी अन्य हिंदू के किसी अन्य जाति का समीकरण को साधने वाले उम्मीदवारों का वो चयन कर लेते हैं तो इस बार वो फिर सीटें निकाल देंगे। देखिए, इस बार वक्त संशोधन बिल भी आया है और उसको लेकर के मुस्लिम समाज एकजुट है ऐसा माना भी जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि सीमांचल में उनका जलवा ओवैसी साहब का कम होगा। वो अगर दमदार उम्मीदवार उतारते हैं और कुछ जातिगत समीकरण लेकर के कुछ सीटें कुछ वोट वो ले लेते हैं तो वहां वो कुछ उम्मीदवार निकाल लेंगे, लेकिन बसपा जीत पाएगी, सीटें निकाल पाएगी, इसमें मुझे संदेह है। चूंकि अब दलित समाज में बहुत बड़ा अच्छा पकड़ सीपीआई-एमएल का बढ़ रहा है। महागठबंधन में जब से लेफ्ट पार्टी आई है तब से दलितों का झुकाव महागठबंधन की ओर बढ़ा है और यही महागठबंधन के मजबूती का कारण भी ठीक है, ठीक है, पर ये बताइए कि इस बार ओवैसी कितनी सीटें जीत लेंगे? अगर 50 सीट पर लड़ रहे हैं तो कितनी सीटें जीत सकते हैं फैजान अहमद साहब? खास तौर पर कहा जा रहा है कि वक्फ बिल आने के बाद मुस्लिम्स में सॉलिडारिटी है कि भाई अब हमें एकजुट होकर के वोट करना पड़ेगा, और इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि बिहार में मुसलमान इकट्ठा भी हो रहे हैं, इस बारे में बोल भी रहे हैं, जबकि ये बिल का शक्ल ले चुका है। तो सवाल उठता है कि इस मसले पर क्या मुसलमान जेडीयू को भी छोड़ देंगे? क्या मुसलमान के बीच जो पैठ बनाने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की है, क्या उन्हें कामयाबी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? असुद्दीन ओवैसी जो अक्सर मुस्लिम कॉज के लिए ही मुखर रहते हैं, उनको कामयाबी सीमांचल में किस हद तक मिल सकती है? क्या 5 सीट से ज़्यादा पा सकते हैं या उससे कम पर ही सिमट जाएंगे? क्योंकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में भी असुद्दीन ओवैसी ने एक अलग इमेज बनाने में कामयाबी हासिल की है। अगर वो अपनी पार्टी से अलग अलग समाज के लोग को टिकट देते हैं तो मुझे लगता है उसका भी एक असर दिखेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से असुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। कैसे देखते हैं आप? सही कहा आपने। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले वक्फ एक्ट, उसकी वजह से असुद्दीन ओवैसी ने अपना एक इमेज बनाया है, मुस्लिम्स में भी और पूरे भारत में भी, यानी दोनों को अगर हम देखें। ऐसी हालत में देखिए, अगर वो उनकी पार्टी ये कहती है कि हम 50 सीट लड़ेंगे, तो वैसे तो सीमांचल में अगर आप किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, ये 4 मेन डिस्ट्रिक्ट को अगर देखें तो वहाँ करीब 17-18 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन और उससे आगे बढ़ जाए अगर सहरसा और कटिहार ये सब भी, तो देखिए 50 सीटें पर अगर वो उम्मीदवार अपने खड़े करते हैं, और जैसे कि उम्मीद आपने भी कहा कि और यहाँ भी ये लोग समझ रहे हैं, उनकी पार्टी के लोगों का भी ये कहना है कि वो सिर्फ मुसलमान ही उम्मीदवार नहीं खड़ेंगे, बल्कि वो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट भी अपने खड़े करने जा रहे हैं और खड़े करेंगे। मुझे लगता है कि शायद इस बार चूंकि थोड़े हालात बदल गए हैं, पूरे देश में हालात बदले हैं, और उसमें ओवैसी ने अपना एक अलग इमेज भी बनाया है। ठीक है, वो अब कहने वाले अभी भी ये कहते हैं कि शायद वो बीजेपी की बी टीम है या जो कुछ भी, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक इमेज बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो 5 सीट से ज्यादा जीत सकते हैं, यानी पिछले बार तो 5 सीटें हैं जीत सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक शर्त ये भी होनी चाहिए कि उनके उम्मीदवार कौन है। अगर वो उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से जो छिटक कर इधर आ गए, उन्हें वहां टिकट आरजेडी में या कांग्रेस में या जेडीयू में नहीं मिल रहा है टिकट, और उसकी वजह से वो टिकट लेने के लिए, एक सिंबल लेने के लिए सिर्फ अगर उनकी पार्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि वो जीत तो जाएं, लेकिन फिर वो उनके लॉयल नहीं रहेंगे, क्योंकि लॉयल्टी तो उनकी उसी तरफ रहेगी जहां से वो छिटक के आए थे, जहां उनको टिकट नहीं मिला था। इसलिए मुझे लगता है कि इस मरतबा उन्हें इस तरह के कैंडिडेट्स भी देख के देने होंगे जो उनके लॉयल भी हो और जीतने की पोजीशन में हो। इनकी पोजीशन बहरहाल
सीमांचल में अच्छी पोजीशन बना सकते हैं और वो 5 से ज्यादा सीट जीत भी सकते हैं। डॉक्टर संजय, सहमत हैं आप? क्या इस बार 50 सीट पर लड़ने वाले ओवैसी और साथ ही साथ अलग इमेज बनाने वाले ओवैसी, अब ओवैसी के फैन हिंदू भी दिखाई पड़ते हैं, सोशल मीडिया पे उन्हें बहुत तारीफ मिली है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो सवाल उठता है मुस्लिम कॉज के लिए भिड़ने वाले, तेजस्वी यादव को चुनौती देने वाले, कांग्रेस के खिलाफ बहुत कुछ बोलने वाले और जब भी मौका मिला है पाकिस्तान को लताड़ने वाले असुद्दीन ओवैसी अगर अलग जाति बिरादरी के लोग को भी टिकट देते हैं तो क्या बिहार में वो असरदायक दिखेगा? क्या ओवैसी की ताकत बिहार में बढ़ेगी? जो वो कहते रहे हैं कि आरजेडी ने उनके विधायक की चोरी की है, उसकी बड़ी सजा इस बार मैं दूंगा, इसका मतलब जमीन पर उतरता हुआ दिख रहा है आपको? और निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ओवैसी साहब के बारे में पूरे देश में जो एक परसेप्शन बना है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हो या एआईएमआईएम, दोनों एक्सट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे थे और लगता था कि दोनों दो ध्रुव पर है। लेकिन चूंकि राष्ट्रवाद के इश्यूज पर जिस तरह से ओवैसी ने अपना एक स्टैंड दिखाया, मुखर होकर के बोला और वो मुखरता लोगों को अपील की कि राष्ट्र मेरे लिए प्राथमिकता है, उसके बाद फिर बाकी चीजों पर मैं बात करूंगा। और पाकिस्तान के बारे में तो क्या क्या नहीं बोला, अभी डेलीगेशन में भी वो गए हैं, तो जो उनके आ रहे हैं, जहां जहां वो ब्रीफ कर रहे हैं वहां के मीडिया को, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि आतंक का जवाब तो हम इससे भी और करारा देंगे, वक्त का इंतजार करे पाकिस्तान। तो उनके बारे में जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, जो परसेप्शन बनाया गया था, वो तो बदला है इस सच्चाई को स्वीकार। दूसरी बात, चाहे वो सीमांचल का इलाका हो या सारण की, इस बार वो बात कर रहे हैं कि सारण में भी हम अपना उम्मीदवार करेंगे। अगर प्रमंडल वाइज बात करेंगे हम लोग, वो कोसी प्रमंडल, सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल में वो अपने उम्मीदवार उतारने की बात वो कर रहे हैं, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि हम 50 उम्मीदवार उतारेंगे। तो उसमें एक बात तो है कि अगर उन्होंने इस बात को कहा, अपने ही लोगों के बीच में कहा कि आपको इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन आपके हिस्से में टिकट कितनी मिलती है, आपको ताकत कहां से मिलती है, आपके रहनुमा कौन है, आपके बारे में क्या वो पार्टियां सोचती है जिनके साथ आप खड़े होते हैं। ठीक है, बीजेपी को आप वोट मत कीजिए, लेकिन जिनको वोट करते हैं क्या वो आपके लिए खड़े रहते हैं? और बिल्कुल कि जिस पार्टी के लिए आप वोट करते रहे हैं, उसी पार्टी के लोग ने तो हमारे विधायकों को तोड़ दिया। हम तो कोई उनका नुकसान कर नहीं रहे थे, हमारे जीते हुए 5 विधायक, 4 को उन्होंने तोड़ दिया। तो बिल्कुल थोड़ा अपना फलक का विस्तार करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इनकी भाषा, इनके अल्फाज, जो कनेक्ट करने के तरीके में काफी बदलाव मैं देख रहा हूं। मैं भी जब इनको थोड़ा फॉलो करता हूं तो मैं देखता हूं कि काफी बदलाव। तो निश्चित रूप से अगर थोड़ा सा फलक का विस्तार करेंगे, हर जाति और हर धर्म के लोगों को ये टिकट देंगे और कहेंगे कि पार्टी मेरी होगी, प्लेटफॉर्म मेरा होगा, तो स्वाभाविक है कि अगर 18-19% मुस्लिम वोट है, कई विधानसभा हैं जहां पर कि मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं, कई विधानसभा हैं जहां मुस्लिम वोट हित तय करते हैं कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। ये तो बजाते डेटा है। अगर वहां पर इन्होंने चिन्हित करके अपने उम्मीदवार को उतारा, चाहे भले वो उम्मीदवार गैर मुस्लिम हो, और मुसलमानों का वोट दिलाने में ये सफल हो गए, तो स्वाभाविक है कि ये बढ़त बना सकते हैं। रह गई बात कि किसका नुकसान, किसका फायदा, देखिए परिस्थितियां और उस क्षेत्र का जो गणित होता है, खास करके जो कास्ट अर्थमेटिक होता है, इस पर निर्भर करता है कि कौन सी जाति का उम्मीदवार ये उतारते हैं और उसके बाद कौन सा वोट इनके साथ क्लब करता है। मुस्लिम वोट को तो ट्रेडिशनली माना जाता है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी रहती है, लेकिन अगर ओवैसी साहब का उम्मीदवार ऐसा हो जो उस जाति का हो जिसका वोट भी ये लेने में सफल हो, तो इंडिया को भी ये नुकसान कर सकते हैं।
अब उम्मीदवार इनका कौन होगा, इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल इंडिया गठबंधन को ही नुकसान होगा या एनडीए को इसका फायदा हो जाएगा, अभी नहीं कहा जा सकता। उम्मीदवार इनका चलिए कौन होगा, नहीं, इस पर चीजें आप ये बात कह रहे हैं, मैं दो सवाल इंटरेस्टिंग आप तमाम पैनलिस्ट, तीनों पैनलिस्ट से पूछूंगा। एक पहले मैं ओवैसी का स्टेटमेंट सुना देता हूं, आपको बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के 4 भगोड़ा भाग गए, लेकिन जिसने उन्हें भगाया इस बार हम उन्हें बिहार से भगाएंगे, इस बार आरजेडी भिखारी बनकर मेरे पास आएगी। ये स्टेटमेंट है असुद्दीन ओवैसी का। और आपको याद होगा शाहनवाज, इजहार, अंजार, नायनी, सैयद रुंकुद्दीन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के चैम्बर में गए थे। तेजस्वी यादव खुद गाड़ी चलाकर गए थे, एक सिर्फ अख्तरुल ईमान AIMIM में बच गए। अब असुद्दीन ओवैसी जो है वक्त को लेकर के बहुत जोरदार तरीके से सरकार की खिंचाई करते हैं, चिराग पासवान की करते हैं, तेजस्वी यादव की करते हैं, नीतीश कुमार की करते हैं, लेकिन जहां तक आतंकियों पर एक्शन की बात आती है तो वो एक पैगाम देते हैं और कहते हैं, पहलगाम अटैक को जोरदार तरीके से कोसते हैं, उसको इंसानियत के खिलाफ बताते हैं और कहते हैं हमारे जमीन पर आकर के यहाँ रहने वाले लोगों की कोई जान नहीं ले सकता है। और साथ ही कहते हैं हम लोगों ने जिन्ना का पैगाम भी ठुकराया था, पाकिस्तान जितना भी मिसाइल टेस्ट करे लेकिन भारत हमेशा पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर रहेगा। और साथ ही साथ वक्फ बिल वापस लेने की भी बात करते हैं। फैजान अहमद साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्योंकि 2015 से ये आंकड़ा लगातार दिखा रहा है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, बीजेपी से वो डरे हुए रहते हैं और इसलिए तमाम सियासी पार्टियां मुसलमान की भागीदारी, हिस्सेदारी सत्ता में कम करती हुई दिखी है, क्योंकि जो एंटी बीजेपी पार्टियां हैं वो मुस्लिम वोट को गारंटेड वोट के तौर पर लेती हैं कि ये कहां जाएगी, ये हमें ही वोट करेगी। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी के खिलाफ तो आरजेडी दिखेगी, एनडीए के खिलाफ तो आरजेडी या महागठबंधन दिखेगा और निश्चित तौर पर सीटों की संख्या उतनी नहीं होगी जितनी मुसलमान की आबादी है। ऐसे में जो पीके कहते हैं या असुद्दीन ओवैसी कहते हैं, अगर मुस्लिम्स के पास चॉइस होगा मुसलमान उम्मीदवार के तौर पर या ज़्यादा हिस्सेदारी मिले, मुस्लिम उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीतें, तो बिहार में इस बार वोटिंग पैटर्न क्या होगा? मैं आप दोनों से भी यह सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए, मैं आप ही की बात पर आता हूं कि मुसलमान का एक परसेप्शन है, एक मेंटेलिटी है कि वो उसी उम्मीदवार को वोट देगा जो बीजेपी को हरा सकता है। अब वो उम्मीदवार आरजेडी का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, CPI-ML का भी हो सकता है और वो उम्मीदवार MIM का भी हो सकता है। क्योंकि देखिए ये भी बात है कि ठीक है, मुसलमान आरजेडी को वोट करते हुए आ रहे हैं पिछले मतलब सॉलिडली पिछले 30 सालों से। अब ऐसी हालत में अगर उन्हें कोई दूसरा भी अल्टरनेटिव मिलता है, स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव उनको कोई मिलता है, ऐसा अल्टरनेटिव जो बीजेपी को हरा सके, तो वो उसको वोट देने में तामुल नहीं करेंगे, देर नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वो ऑप्शन जो है वो MIM भी हो सकता है। खासतौर से मैं सीमांचल एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ मुसलमानों का वोट काफी, अब तो किशनगंज देख लीजिए, वहाँ तो मुसलमानों की मेजोरिटी है। उसी तरह से कटिहार है, अररिया है, पूर्णिया है, वहाँ अच्छी 30 से 40-50% उनका वोट है। तो ये सब एरिया में मुसलमानों को अभी भी लगता है कि उन्हें अगर कोई अल्टरनेटिव मिलता है तो वो उसको वोट करेंगे। अल्टरनेटिव ऐसा होना चाहिए जो मजबूत हो और बीजेपी को हरा सके। तो मतलब देखिए, बात वही आपने जो कही कि भाई वो ये एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि मुसलमानों की कि वो वोट देंगे। लेकिन देखिए, ओवैसी साहब ने जैसे 50 सीटें की बात अभी कही है वोट लड़ने के लिए, तो उसमें नॉन मुस्लिम भी उम्मीदवार होंगे।
तो वो बहुत ज्यादा वहाँ मुस्लिम नॉन मुस्लिम का झगड़ा नहीं उठा सकते हैं। वहाँ वो तो राष्ट्रीयता की बात और भारतीयता की बात और पेट्रियोटिज्म की बात ज्यादा होगी, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से एक चीज और भी मार्क करने की है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो वक्फ एक्ट की जो मुखालफत जो पूरे देश में हो रही थी, वो थोड़ा मध्यम पड़ गई। ये ऑपरेशन, हालांकि ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, वहां अभी फैसला नहीं हुआ है, वो कब आता है ये नहीं पता। लेकिन ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये मामला थोड़ा ठंडा जरूर पड़ गया, क्योंकि अब उतनी मुखालफत नहीं हो रही है कहीं भी। ठीक है, इमारत शरिया ने अभी 2 दिन पहले यहाँ पटना में कॉन्फ्रेंस किया या सब कुछ किया है, लेकिन पूरे देशव्यापी भी अगर आप देखिए इसको, तो वक्फ एक्ट को लेकर के उतना ज्यादा जोर शोर से कहीं कोई बात आवाज नहीं उठ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि फिर भी सीमांचल, खासतौर से सीमांचल एरिया में या जहां जहां भी मुस्लिम का पॉपुलेशन अच्छा है, चाहे सीवान हो या गोपालगंज हो या सारण हो, वहां भी अगर असदुद्दीन ओवैसी ने स्ट्रांग कैंडिडेट खड़े किए जो कि बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, हरा सकते हैं, तो मुसलमान उनकी तरफ जाएंगे। और इसका नुकसान देखिए, उसका नुकसान सीधे महागठबंधन को होगा, क्योंकि बहरहाल कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए तो वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो या लेफ्ट पार्टी, यही पार्टियां ही खड़ी होंगी ना। तो इसलिए नुकसान उन्हीं को होगा अगर असदुद्दीन ओवैसी अपने उम्मीदवार और ताकतवर उम्मीदवार खड़े करते हैं। ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं, मैं इस सवाल को एक तरीके से और सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आता हूं, आर राम बंदोबस्त जी आपके पास। मुसलमान क्या अपनी ज्यादा भागीदारी के लिए वोट करेगा या बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा? डॉक्टर संजय। कि दोनों प्रायोरिटी होगी, भागीदारी भी होनी चाहिए और बीजेपी को तो खैर हरानी ही है। तो ये दोनों उद्देश्य से देखिए, प्रशांत किशोर जी ने भी यही बात बताई कि आपकी हिस्से कितने मिलते हैं। अब 40 सीट की बात वो कर गए हैं कि 40 उम्मीदवार तो हम लड़ाएंगे ही। अगर 40 लोकसभा की सीटें हैं तो 40 हम लड़ाएंगे। तो अगर उनको जगह दिया जाएगा कि आप अपनी हिस्सेदारी की बात कितनी करेंगे। लोकसभा में कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जिस गठबंधन के साथ भी वो खड़े रहते हैं। विधानसभा में 2020 में उनको कितनी सीटें दी गई। तो इस बात को लेकर के तो एक नाराजगी है ही कि हमारी हिस्सेदारी कहाँ मिलती है। अगर यादवों का वोट 14% है, मान लिया जाए M/I समीकरण की बात की जाती है, मुस्लिम यादव, तो मुस्लिम यादव अगर एक कॉम्बिनेशन है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 14% यादव है तो उन यादवों को कितना टिकट मिलता है, और अगर 19% मुस्लिम है तो उनको कितना टिकट मिलता है। अगर ये बात समझाने में ओवैसी साहब कामयाब रहे, ये बताने में कामयाब रहे कि आप अपना अधिकार, अपना हिस्सा कम मानिएगा। ठीक है, बीजेपी हारे, बीजेपी जीते, वो अलग पार्ट है, लेकिन आपका हिस्सा भी तो नहीं मिल पा रहा है जहां आप खड़े हैं। और इस बात को समझाने में कामयाब हो जाते हैं। प्रशांत किशोर जी इस बात को समझा रहे हैं। जहां भी मैं देखता हूं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में वो जाते हैं, वो बताते हैं कि आपका वोट प्रतिशत इतना है, आप वोट किसके लिए करते हैं, आपके हिस्से में क्या आता है। तो वहां पर मैं एक छोटा उदाहरण मैं बता रहा हूं। पूर्णिया में जो रुपौली का चुनाव था, वहां पर शंकर सिंह को मुस्लिम समाज ने तय कर लिया कि हमको वोट करना है। अति पिछड़ा उम्मीदवार दोनों तरफ से थे, इधर से भी थे, जेडीयू ने भी उतारा था और आरजेडी ने भी बीमा भारती को उतारा। लेकिन वहां मुस्लिम समाज ने तय कर लिया कि हमको शंकर सिंह को वोट करना, और सारे मुस्लिम समाज ने शंकर सिंह को वोट किया। ठीक है, वो निर्दलीय ही जीते, लेकिन वो जीत गए। तो हिस्सेदारी भी, और कहीं कहीं बीजेपी को हमको चूंकि हराना है, तो वो तो बीजेपी को हराना उनकी प्रायोरिटी है। वो अगर फर्स्ट और सेकंड में आप पूछेंगे तो पहली प्रायोरिटी है कि बीजेपी को नहीं आने देनी है सत्ता में, इसलिए कि उनको लगता है कि बीजेपी सीधे सीधे हम पर अटैक करती है, हमारे हितों पर अटैक करती है। लेकिन जो दूसरी प्रायोरिटी है कि हम जिसके साथ खड़े हैं, बस वो तो हमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी हिस्सेदारी, हमारी भागीदारी के नाम पर किनारे हो जाते हैं, वहां तो कुछ हमें देते नहीं है। इस बार शायद हम समझते हैं कि ये समाज
हिस्सेदारी भागीदारी पर भी बात करेगी, बीजेपी को हराने की बात तो करेगी ही, और इसको ओवैसी साहब बड़े तरीके से देख रहे हैं। मैंने बताया कि वो जो 50 विधानसभा की सीटें हैं वो कई प्रमंडलों में जहां जहां मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र है, जहां उनका वोट परसेंट इतना है जिसमें वो एक विनिएबल फैक्टर वो हो सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं, तो वहां पर उन पर दांव लगाएंगे। और मुस्लिम समाज भी, हम समझते हैं कि बेलागंज में बाई इलेक्शन में देखिए बेलागंज की क्या स्थिति, वहां से मोहम्मद अमजद उम्मीदवार हुए जनसुराज के, और वहां भी लोगों ने वोट किया। आरजेडी के सुरेंद्र यादव वहां पर गिड़गिड़ाते रह गए कि हमारा कब से रिश्ता है, आपका वोट तो हमें मिलता ही है। एक बात लोगों ने नहीं सुनी कि हाँ बिल्कुल मिलते रहा है, लेकिन आपने हमारे हितों के लिए क्या किया। तो हिस्सेदारी भागीदारी की भी बात अब मुस्लिम करने लगे हैं कि हमें भी तो आप जगह दीजिएगा, हमें भी तो स्पेस दीजिएगा, हमें केवल वोट बैंक के रूप में कब तक इस्तेमाल करते रहिएगा। तो बीजेपी को हराने के साथ साथ अपने अधिकार के लिए भी इस बार मुस्लिम समाज वोट करे। चलिए, मुस्लिम समाज वोट करेगा, आप ये बात कह रहे हैं। मैं रामबंधु वत्स जी पूछ रहा हूँ, क्या वक्फ बिल ने ओवैसी का मुसलमान वोट बिगाड़ दिया है? क्या अगर हम कहें तो प्रशांत किशोर का मुस्लिम वोट बिगाड़ दिया है? मुसलमान अब एकजुट होकर के बीजेपी को हराने वाले महागठबंधन को वोट करेंगे, या अगर ओवैसी और मायावती का गठबंधन हो सकता है, हो जाए, तो आपको लगता है कि बड़ी राजनीतिक ताकत दोनों बन सकते हैं और मुस्लिम इन्हें भी वोट कर सकते हैं उन सीटों पर जहां ये बीजेपी के सामने मजबूत दिखे? जी देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो है वो अभी भी अल्पसंख्यक समाज के मानस पटल पे है। ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम का जो वारदात है, तो वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बना और उसमें देश के अल्पसंख्यक समाज बिल्कुल ही स्पष्ट तौर पे सरकार के साथ रही है। लेकिन वो मुद्दा पब्लिक गॉसिप में नहीं है, लेकिन वो वोट के वक्त वो आएगा, और वो इसलिए आएगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कोई राष्ट्रवाद की लहर बिहार में नहीं है। देखिए, मुझे, मेरी जहां तक समझ है कि ओवैसी साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बीजेपी को चुनौती दे दी है कि ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रवाद का मुद्दा बिहार के चुनाव में नहीं बनने दिया है। जिस तरीके से वो मुखर होकर के पाकिस्तान पे हमलावर हुए, तो पाकिस्तान पे हमलावर होना भी चाहिए था, वो इस देश के नागरिक थे और होना भी चाहिए था। लेकिन वो जिस तरीके से वो बीजेपी के लिए मुखर तौर पे हमला करते रहे हैं, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने छोड़ दिया, जैसे कि पहलगाम में जो सुरक्षा से संबंधित जो खामियां रही, पहलगाम हमले का आतंकवादी आज तक नहीं पकड़ा गया, या जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो भारत की स्थिति हुई, इन मुद्दों पे भी बीजेपी को घेरा जा सकता था। और कई रक्षा विशेषज्ञ जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ऐसा वो मीडिया में आके इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो वो एक स्पेस था जिसमें उमर अब्दुल्ला या ओवैसी साहब बोल सकते थे, लेकिन उनको उस मुद्दे पर बहुत ही संयमित तरीके से बोले और कई पहलुओं को छोड़ते हुए सीधे पाकिस्तान पे अटैक किए। इसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी के पक्ष में राष्ट्रवाद जैसी कोई लहर नहीं आ पाई, खासकर चुनाव के परिप्रेक्ष्य नहीं, में। तो इसका तो फायदा बहुत ओवैसी को मिलेगा, इसका फायदा ओवैसी को मिलेगा। और आप कोई पॉसिबिलिटी जी, देख रहे हैं बसपा और ओवैसी एक साथ आ सकते हैं? देखिए, मुझे बसपा गठबंधन में आएगा ये ऐसा मुझे संदेह है, क्योंकि उसके यहाँ के जो प्रवक्ता हैं वो बोल चुके हैं कि वो सभी सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर वो आती है तो फायदा होगा, क्योंकि वो जो ओवैसी साहब 50 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उनमें अगर वो ज्यादातर अगर उम्मीदवार अगर एक ही जाति के उम्मीदवारों को दे दिए, तो कुछ ना कुछ वो वोट उस जाति का ओवैसी के पार्टी में आएगा, और फिर उस जाति और मुस्लिम जैसा एक जातिगत एक समीकरण उभर के आ सकता है, और इसका फायदा उनको हो सकता है। चलिए, तो ये बात सच है कि तीनों पैनलिस्ट बाय एंड लार्ज ये मानते हैं कि ओवैसी एक फैक्टर हैं, वो नुकसान पहुंचाएंगे, भले ही वो महागठबंधन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं, लेकिन ओवैसी ने अपने एक अलग इमेज के जरिए, खासतौर पर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और साथ ही साथ मुस्लिम कॉज के लिए जिस तरीके से वो मुखर रहे हैं, इसका फायदा उनको मिलेगा। लेकिन मायावती
पिछले रिकॉर्ड को दोहरा पाएंगी, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या मायावती 243 सीटों पर चुनाव लड़के क्या खाता भी खोल पाएंगी? क्या मायावती बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन या एनडीए को नुकसान पहुंचा पाएंगी? और अकेले अगर पहुंचाने की स्थिति में नहीं है तो क्या वो ओवैसी से सांठगांठ कर सकती हैं? वैसे अभी तक दावा किया जा रहा है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। और ओवैसी सीमांचल में किस हद तक इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे या एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल ओवैसी एक बड़ा मुद्दा है, उनकी पार्टी एक बड़ी फैक्टर है, बड़ी पार्टी है, सीमांचल में उसकी बड़ी पकड़ है और इसलिए ओवैसी की चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि ओवैसी ने जो कहा है कि इस बार आरजेडी को वो भिखारी बनाकर मानेंगे, आरजेडी उनके पास भीख मांगने आएगी, क्या ऐसा कर पाने में असुद्दीन ओवैसी कामयाब हो पाएंगे? बिहार की बात में इतना ही। फैजान अहमद साहब, डॉक्टर संजय और साथ ही साथ रामबंधु वत्स जी, बिहार की बात में से शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।